शिक्षा आयोग 1964-66, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अंतर्गत हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, उद्देश्य, आयोग के सदस्य, आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आयोग का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव, शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन संबंधी सुझाव, राष्ट्रीय और शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अध्यापकों की स्थिति, अध्यापक शिक्षा के दोष, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सारांश, शब्दावली और निबंधनात्मक प्रश्न कर सकेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो 1964-66 में आई थी, कोठारी आयोग आया था, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रस्तावना। भारत काफ़ी समय से ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। यहाँ पर ब्रिटिश शासन की नीतियाँ ही लागू रही है जो भारतीयों के हित में ना होकर ब्रिटिश के प्रति ज़्यादा झुकी हुई थी। स्वतंत्र भारत में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने हेतु 1948 में विश्वविद्यालय आयोग राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालय आयोग राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन, संगठन और उसके स्तर को ऊंचा उठाने संबंधी अनेक ठोस सुझाव दिए। उसके कुछ सुझावों का क्रियान्वयन भी किया गया। उससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुआ, परंतु वह सब हाथ नहीं लगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का दूसरा बड़ा कदम था माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन की नियुक्ति। इस आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया और उसके पुनर्गठन हेतु ठोस सुझाव दिए। कुछ प्रांतीय सरकारों ने उसके सुझावों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किया, परंतु यह परिवर्तन हमारे उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सका। अतः भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर D.S. कोठारी, तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन भी कहते हैं। आयोग का उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। तो जो राधाकृष्णन कमीशन है ये 1948 में विश्वविद्यालय आयोग के अंतर्गत आई थी। और इसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, मुदालियर कमीशन जिसे हम कहते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया था इसने। उसके बाद जो आया 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर D.S. कोठारी, तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इसे हम कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन कहते हैं। इसका उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इसके बाद हम लोग उद्देश्य पढ़ते हैं। उद्देश्य में हम लोग क्या क्या जान सकेंगे, कोठारी कमीशन के सदस्यों के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद जो कोठारी आयोग है कि नियुक्ति के कारण व प्रयोजन को जान सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव को जान सकेंगे। शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन संबंधी सुझाव को जान सकेंगे। तत्कालीन शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्यों को समझ सकेंगे। अध्यापक शिक्षा व अध्यापकों की स्थिति को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आयोग के सदस्यों के बारे में जानते हैं। मेंबर्स ऑफ द कमीशन, इस आयोग में कितने सदस्य थे इसके बारे में। शिक्षा आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संगठन निम्न प्रकार है। पहला था अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जो है प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे, D.S. कोठारी। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर D.S. कोठारी, जिसे हम कोठारी इसी के नाम पर कोठारी आयोग का नाम पड़ा है। तो
प्रोफेसर जो थे दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद अन्य सदस्य थे जैसे श्री AR दाऊद, भूतपूर्व स्थानापन्न संचालन माध्यमिक शिक्षा प्रसार योजना निदेशालय नई दिल्ली। उसके बाद थे श्री HL एल्विन, संचालक शिक्षा संस्थान लंदन विश्वविद्यालय लंदन के। श्री RS गोपाल स्वामी, संचालक जनरल अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। प्रोफेसर संतोषी इहाड़ा, विज्ञान एवं अभियंत्रण विद्यालय वसुधा विश्वविद्यालय टोक्यो। डॉक्टर BS झा, भूतपूर्व संचालक कॉमनवेल्थ शिक्षा संपर्क इकाई लंदन। श्री PN कृपाल, शैक्षिक परामर्शदाता एवं सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली। प्रोफेसर AP माथुर, प्राध्यापक अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक प्रशासन राजस्थान विश्वविद्यालय, बाद में उप कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय के बने। उसके बाद डॉक्टर VP पाल, संचालक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। कुमार S पानांदीकर, अध्यक्ष शिक्षा विभाग कर्नाटक विश्वविद्यालय। प्रोफेसर रोगर रेवेल, डायरेक्टर सेंटर फॉर पॉपुलेशन स्टडीज़ हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हार्वर्ड विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज अमेरिका। डॉक्टर KP सैयदिन, उपकुलपति जावदपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता। 12 नंबर पर थे डॉक्टर त्रिगुण सेन, उपकुलपति जावदपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता। प्रोफेसर SA चमोवस्की, प्राध्यापक भौतिक शास्त्र मास्को विश्वविद्यालय मास्को। श्री S जिन थॉमस, शिक्षा महानिरीक्षक फ्रांस। श्री JP नायक, अध्यक्ष शैक्षिक योजना प्रशासन एवं अर्थ विभाग गोखले, राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान पूना। संयुक्त सचिव श्री JF मैकडूगल, उप संचालक विद्यालय एवं उच्च शिक्षा आयोग यूनेस्को पेरिस। तो इस प्रकार 17 व्यक्तियों को इस कमीशन में लिया गया। इस कमीशन ने अक्टूबर 1964 से देश भर का दौरा किया। कमीशन ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कमीशन ने 9000 व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए। इन व्यक्तियों में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति थे। कमीशन ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए 22 कार्य टोलियों और अध्ययन दल नियुक्त किए। इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 2 वर्ष लगे। आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन, रीजन्स एंड पर्पस फॉर सेटलिंग अप द कमीशन। भारत सरकार ने अपनी 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में नियुक्ति के कारण एवं प्रयोजनों को निम्नलिखित शब्दों में प्रकाशित किया। सर्वप्रथम, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में अनुसंधान। शिक्षा के द्वारा ही चतुर्मुखी विकास होता है। यह विकास तभी संभव है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी साधनों का प्रयोग करते हुए शोध कार्य किया जाए। शिक्षा और विज्ञान पर अधिक से अधिक धन अनुसंधान करने में लगाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास। दूसरा जो इसमें कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना भारत सरकार की प्रमुख आवश्यकता थी। शिक्षा के द्वारा ही लोकतंत्रीय समाज का निर्माण तथा राष्ट्रीय एकता संभव है। शिक्षा से ही संतुलित एवं संगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास होगा। तीसरा इसमें जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की शिक्षा। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाकर एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना होना चाहिए, जैसे निर्धनता का अंत, कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, समाजवादी समाज की रचना, शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए समान अवसर आदि। शिक्षा में गुणात्मक विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, परंतु उतना विकास नहीं हुआ जितना की आवश्यकता थी। शिक्षा का स्तर निम्न था। संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है, लेकिन गुणात्मक वृद्धि कम ही हुई है। तो इसमें जो है शिक्षा में गुणात्मक विकास के बारे में कहा गया। शिक्षा स्तरों का विकास। शैक्षिक विकास के लिए संपूर्ण क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंग एक दूसरे पर प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं। प्राथमिक शिक्षा यदि अच्छी होगी तो माध्यमिक शिक्षा भी अच्छी होगी। माध्यमिक शिक्षा उत्तम है तो उच्च शिक्षा भी उत्तम होगी। अतः शिक्षा स्तरों का उन्नयन करने के लिए शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना आवश्यक है। अब हम लोग तो ये सारी बातें जो है आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन थे।
जिसमें शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में अनुसंधान, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की शिक्षा और शिक्षा में गुणात्मक विकास, शिक्षा स्तरों का विकास शामिल है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आयोग का प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। आयोग ने इस बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए 2 विधियों का अनुसरण किया। पहली निरीक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली। इनका विवरण निम्न प्रकार है। निरीक्षण एवं साक्षात्कार विधि, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड। निरीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए आयोग ने कार्यकारी दल, वर्किंग ग्रुप्स बनाए। इन दलों ने देश के विभिन्न प्रांतों का दौरा किया, उनके अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को देखा और उनके छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों से साक्षात्कार किया। अनेक शिक्षाविदों से भेंट कर उनसे विचार विमर्श किया और मुख्य तथ्यों को लेखबद्ध किया। प्रश्नावली विधि, दूसरा इन्होंने जो प्रतिवेदन रिपोर्ट किया उसमें प्रश्नावली विधि को चुना, क्वेश्चनियर मेथड। आयोग ने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक लंबी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर तैयार की और उसे शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्ग के लगभग 5000 व्यक्तियों के पास भेजा। इनमें से 2400 व्यक्तियों ने इसे भरकर लौटाया। आयोग ने इस प्रश्नावली का सांख्यिकीय विवरण तैयार किया। इसके बाद आयोग ने इन दोनों विधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श किया। अंत में 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, भारत सरकार को प्रेषित किया। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 29 जून 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम.सी. छागला के समक्ष प्रस्तुत किया। लगभग 700 पृष्ठों का यह प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित है और इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव, सजेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का समग्र रूप से अध्ययन किया और उसके संबंध में अपने सुझाव दिए। आयोग की मूल धारणा है कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। उसने अपने प्रतिवेदन का शुभारंभ ही इस वाक्य से किया कि देश का उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यहाँ पे होगा देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि भविष्य इसमें शिक्षा की कुछ समस्याओं का विवेचन तो समग्र रूप से किया गया है, जैसे शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षिक अवसरों की समानता, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, और कुछ समस्याओं का विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के संदर्भ में किया गया है, जैसे विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां आदि, और उच्च शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां आदि में सुधार के रूप में देख सकते हैं। शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन संबंधी सुझाव। तो हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जो मुख्य सुझाव हैं इसके अंतर्गत, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा आयोग का प्रतिवेदन जो रिपोर्ट सौंपी गई। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा आयोग की नियुक्ति के कारण या व प्रयोजन के बारे में, जो निम्नलिखित कारण थी पॉइंट वाइज, जैसे शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में अनुसंधान, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की शिक्षा, शिक्षा में गुणात्मक विकास और शिक्षा स्तरों का विकास। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन संबंधी सुझाव, सजेशंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस एंड प्लानिंग। तो ये तो था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव, जिसमें सर्वप्रथम है शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन संबंधी सुझाव, सजेशंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस एंड प्लानिंग। आयोग ने इन तीनों के संबंध में निम्नलिखित रचनात्मक सुझाव दिए हैं। सर्वप्रथम शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE को और अधिक अधिकार दिए जाए।
उसके बाद इसमें कहा गया शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए और उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए, यानी नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको लागू करे, बनाए और प्रांतीय सरकारें स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए। भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी, गैर सरकारी, भारतीय शिक्षा सेवा और विश्वविद्यालयों में से योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाए। शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के बीच हस्तांतरण की व्यवस्था की जाए। ये सारी बातें जो है प्रशासन संबंधी सुझाव के अंतर्गत कही गई। अब हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव के अंतर्गत क्या कही गई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 1965-66 की अपेक्षा 1985-86 में छात्रों की संख्या कम से कम 2 गुनी हो जाएगी और प्रति छात्र व्यय 12 रुपया के स्थान पर 54 रुपया हो जाएगा। इसलिए शिक्षा बजट में प्रति वर्ष वृद्धि करना आवश्यक है। इस संबंध में उसने अग्रलिखित सुझाव दिए। सर्वप्रथम, केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे। राज्य सरकारें भी अपने बजटों में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करें और राज्यों में स्थानीय संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं करें और उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को विभिन्न भार सौंपा जाए। स्थानीय संस्था जैसे ग्राम पंचायत और नगर पालिका में जो है संस्थाओं, राज्यों में स्थानीय संस्थाओं एवं उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का विभिन्न भार सौंपा जाए। उसके बाद जो है व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक धन प्राप्त किया जाए। शिक्षा हेतु आपके स्रोत बढ़ाने के उपायों की खोज की जाए। इस क्षेत्र में अनुसंधान किए जाए। ये तो थी वित्त संबंधी सुझाव। अब हम लोग पढ़ते हैं नियोजन संबंधी सुझाव। शिक्षा के नियोजन संबंधी सुझाव में क्या कहा गया है। 1951 में हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश हुआ, यानी आरंभ हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचवर्षीय नियोजन प्रारंभ हुआ। इस नियोजन में अनेक खामियां थी। आयोग ने इसमें सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए। सर्वप्रथम, शैक्षिक नियोजन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर अलग अलग किया जाए। विद्यालय शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें मिलकर करें और उच्च शिक्षा का नियोजन प्रांतीय और केंद्रीय सरकारें मिलकर करें। शैक्षिक नियोजन वर्तमान और भविष्य की मांगों के आधार पर किया जाए। राष्ट्रीय, प्रांतीय और उसके बाद स्थानीय आधार प्राथमिकताओं का वर्गीकरण किया जाए और उनके आधार पर सभी कार्यक्रम नियोजित किए जाए। शैक्षिक नियोजन में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए जाए। शैक्षिक नियोजन में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार के लिए व्यवसाय किया जाए। तो ये सारी बातें जो है महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। प्रशासन संबंधी सुझाव, नियोजन संबंधी सुझाव और जो है वित्त संबंधी सुझाव। तो शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन संबंधी सुझाव हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझावों के अंतर्गत पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। शिक्षा द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नांकित पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया। शिक्षा आयोग जो लागू हुआ था 1964-66 में, इसके अंतर्गत जो भी शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य और उद्देश्य रखा गया था इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है शिक्षा व उत्पादन। आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नांकित सुझाव दिए हैं। पहला, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। कार्य अनुभव को समस्त शिक्षा का अविभाज्य अंग स्वीकार किया जाए। कृषि कार्य के विकास में तथा उत्पादन को बढ़ाने में विज्ञान से सहायता ली जाए और माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया जाए।
तो विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा में कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा को भी स्थान दिया जाए। ये बातें कही गई शिक्षा व उत्पादन के अंतर्गत। दूसरी बात जो कही गई वो है सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। समस्त शिक्षण संस्थाओं में नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जाए। माध्यमिक स्तर पर इन मूल्यों के संबंध में अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलकर विचार विमर्श करें। एवं दूसरा जो है विद्यालय का वातावरण इन मूल्यों से ओतप्रोत रखना चाहिए। तो ये दूसरे में हो गई डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के अंतर्गत। अब आगे जो थर्ड पॉइंट में कहा गया है वो कहा गया है शिक्षा और लोकतंत्र की सुदृढ़ता, एजुकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आयोग ने शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। तो चलिए सुझाव को पढ़ते हैं। पहला कहा गया है 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किया जाए। माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास करके सुयोग्य तथा कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा और आधुनिकीकरण, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इसके अंतर्गत जो बातें कही गई है उसको हम लोग जानते हैं। आयोग ने भारत के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिकीकरण की दृष्टि से औद्योगिक सहायता ली जाए। आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाए। सामान्य व्यक्ति के शिक्षा स्तर को ऊंचा किया जाए और शिक्षा के द्वारा उचित मूल्यों और दृष्टिकोण का विकास हो। तो ये सारी बातें जो हैं शिक्षा और आधुनिकीकरण, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत कही गई है। तो ये सारी बातें जो थी वो शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य के अंतर्गत कही गई थी, जो कोठारी आयोग के अंतर्गत सुझाव दिए गए थे और बातें कही गई थी और लक्ष्य रखे गए थे शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत। तो अब अध्यापकों की स्थिति के बारे में इन्होंने क्या कहा गया है शिक्षा आयोग में, यानी कोठारी कमीशन में, उसके बारे में जानते हैं। स्टेटस ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स का क्या स्टेटस होना चाहिए उसके बारे में। आयोग ने शिक्षक की स्थिति में सुधार करने हेतु निम्न विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले वेतन के बारे में, रिम्यूनरेशन। आयोग ने शिक्षकों के वेतन के विषय में अधोलिखित विचार प्रकट किए हैं। पहला, भारत सरकार विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतन क्रम निश्चित करे, यानी एक न्यूनतम वेतन क्रम जो है वो निश्चित होना चाहिए। राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन क्रमों में समानता के सिद्धांत का पालन किया जाए। विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों के अध्यापकों के वेतन क्रम में पर्याप्त वृद्धि की जाए। उसके बाद जो है कहा गया है वेतन क्रम संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग पे स्केल्स। आयोग ने शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में अधोलिखित सुझाव दिए हैं। वेतन क्रमों को क्रियान्वित करने के साथ साथ शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति की विधियों में सुधार किया जाए। शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। शिक्षकों के वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराई जाए। उसके बाद जो है शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में दिए सुझाव तत्काल क्रियान्वित हो। तीसरा कहा गया है नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी सुझाव के बारे में, जो है सजेशंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन। तो प्रमोशन के बारे में कहा गया है कि किसी भी स्तर के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता बढ़ाई जाए और उनके चयन की विधियों को सुधारा जाए। शिक्षकों के पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। इस हेतु अति योग्य व्यक्तियों को अग्रिम वेतन वृद्धि और अतिरिक्त प्रतिभा के व्यक्तियों को उच्च वेतनमान भी दिए जा सकते हैं। सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति प्रोत्साहित की जाए। अपने पदों पर कार्य कुशलता का परिचय देने वाले को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। पदोन्नति का आधार वरीयता के स्थान पर योग्यता एवं कुशलता हो।
4 में कहा गया है कार्य व सेवा की दशाएं, कंडीशंस ऑफ वर्क एंड सर्विस। आयोग ने शिक्षकों के कार्य एवं सेवा की दशाओं में सुधार हेतु निम्न सुझाव भी दिए हैं, जैसे सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं में समानता स्थापित की जाए, शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जाए, शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक उन्नति करने हेतु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाए, शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घंटों को निश्चित करते समय उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों को दृष्टिगत रखा जाए, शिक्षकों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार देश के किसी स्थान में भ्रमण करने हेतु उनके वेतन के अनुसार रियायती दर पर रेल के टिकट दिए जाए। उसके बाद आगे कही गई है कि सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना जीपीएफ बीमा और पेंशन लागू होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों को आवास सुविधा दी जाए और शिक्षिकाओं को आवास सुविधा के साथ साथ विशेष भत्ता भी दिया जाए। तो ये सारी बातें जो हैं शिक्षकों के स्टेटस और शिक्षकों के अंतर्गत शिक्षा आयोग के द्वारा कही गई थी। पहला वेतन के बारे में वेतन क्रम संबंधी सुझाव दिया गया, उसके बाद नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी सुझाव, उसके बाद जो है कार्य व सेवा की दशाएं क्या होनी चाहिए इसके बारे में। अब हम लोग अध्यापक को जो शिक्षा देनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में जानते हैं। टीचर्स एजुकेशन। तो आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के संबंध में कहा है कि शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। अध्यापक शिक्षा के उपयुक्त महत्व के दृष्टिगत आयोग ने सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया है, तत्पश्चात इस शिक्षा के सुधार के संबंध में अपने विचारों को लेखबद्ध किया। तो अध्यापक शिक्षा के दोष भी इन्होंने बताए हैं। डिफेक्ट्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा के दोष निम्न प्रकार पाए गए हैं। तो इन्होंने जो है अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो है व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के संबंध में कहा था कि इसके लिए जो है ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। तो अब हम लोग अध्यापक शिक्षा के दोष जो सुझाए गए थे इसके अंतर्गत उसको देखते हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न या साधारण कोटि का है। प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य अध्यापक नहीं है। प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में नवीनता, सजीवता एवं वास्तविकता नहीं है। संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण परंपरागत तथा अल्प उपयोगिता वाला है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं रखती है। अध्यापक शिक्षा के उपरोक्त दोषों का निराकरण करने के लिए आयोग ने निम्नांकित महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो इन दोषों का जो है निराकरण भी इन्होंने बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अंत, रिमूवल ऑफ आइसोलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। आयोग के अनुसार अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक ओर विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन के और दूसरी ओर विद्यालय जीवन एवं शिक्षा संबंधी नवीनतम विचारों के संपर्क में लाया जाना परम आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयोग ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं। पहला, कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को स्थापित किया जाए। उसके बाद शिक्षा विषय को विश्वविद्यालयों के बीए एवं एमए के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए। प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट स्थापित किया जाए। उसके बाद सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज को स्थापित कर उसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा की राज्य परिषद स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन स्थापित की जाए, जिस पर सब क्षेत्रों एवं स्तरों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व हो। विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की पृथकता का अंत करने के लिए सबको ट्रेनिंग कॉलेजों की संज्ञा दी जाए और उनको अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालय से संबंध किया जाए।
दूसरी बातें जो थी वो है व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति, इम्प्रूवमेंट इन प्रोफेशनल एजुकेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अंत, यानी जो है भिन्न भिन्न तरह की अध्यापक शिक्षा की प्रणाली नहीं होनी चाहिए, इसमें जो पृथकता है उसका अंत होना चाहिए और इसकी जो संस्था है वो एक ही होना चाहिए, वो प्रशिक्षण टीचर प्रशिक्षण और टीचर ट्रेनिंग कहलाए, ऐसा इन्होंने कहा। दूसरे में कहा गया है व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति, इम्प्रूवमेंट इन प्रोफेशनल एजुकेशन। आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करने के लिए निम्नांकित सिफारिशें की है। पहला, शिक्षण के अभ्यास में गुणात्मक उन्नति करने के प्रयास किए जाए। छात्र अध्यापकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए। अध्यापक शिक्षा के सब स्तरों पर कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रमों को उन आधारभूत उद्देश्यों के दृष्टिगत दोहराया जाए जिनके लिए छात्र अध्यापकों को तैयार किया जाए। उसके बाद जो अगला पॉइंट कहा गया है, इसमें कहा गया है सब प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों की शिक्षा एवं विषय सामग्री में इस प्रकार रूपांतरण किया जाए जिससे छात्र अध्यापकों को विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के उद्देश्यों, प्रयोजन एवं जटिलताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो। तीसरी बातें जो कही गई है उसमें कही गई है प्रशिक्षण की अवधि, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण की अवधि भी निर्धारित होनी चाहिए। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है आयोग के विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों की अवधि के विषय में निम्न विचार व्यक्त किए हैं। पहला, प्राथमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल कोर्स पास किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की हो, यानी जो 12th पास करके आए हैं उनके लिए जो है 2 वर्ष की अवधि होनी चाहिए प्रशिक्षण। माध्यमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की अवधि अभी तो 1 वर्ष की हो पर कुछ समय के पश्चात 2 वर्ष की कर दी जाए। उसके बाद शिक्षा के स्नातकोत्तर जो एमएड हैं, पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष की हो, तो इसमें जो है डीएलएड के लिए 2 वर्ष, बीएड के लिए भी 2 वर्ष कर दिया गया है और एमएड के लिए जो है अवधि 1 वर्ष की हो, ऐसा कहा गया है। उसके बाद चौथी बातें जो कही गई है इसमें कहा गया है प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति, इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अब जो प्रशिक्षण संस्थान बना है उसका भी तो उन्नति करना है, इसके बारे में कहा गया है। इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। आयोग ने प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हेतु निम्न सिफारिशें की है। पहला, ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि, डिग्री इन एजुकेशन के अतिरिक्त 2 स्नातकोत्तर उपाधियाँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हो। उसके बाद ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों में डॉक्टर, डॉक्टरेट की उपाधि वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में हो। गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र आदि विषयों को शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए, चाहे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो। अगले जो पॉइंट में कहा गया है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थाओं से एक प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल विद्यालय संलग्न हो। प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्र अध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए और उनको ऋण एवं छात्रवृत्तियों के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाए। विद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु केंद्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं, समर इंस्टीट्यूट्स की योजना प्रारंभ की जाए। तो ये सारी बातें जो हैं अध्यापक शिक्षा के दोष के निराकरण के लिए आयोग के निम्नांकित सुझाव दिए गए थे, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अंत किया जाए। उसके बाद जो है व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति की जाए, प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित की जाए और जो है प्रशिक्षण संस्थाओं की भी उन्नति की जाए। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रशिक्षण सुविधाओं का किस प्रकार विस्तार करें, इसके लिए उन्होंने क्या सुझाव दिया है कोठारी आयोग के अंतर्गत। तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, सुविधाओं का किस प्रकार विस्तार किया गया है। आयोग ने प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने हेतु निम्नांकित विचार व्यक्त किए हैं। सर्वप्रथम, प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाए। पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाए।
विद्यालय शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते हुए शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए। आयोग के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में दो मुख्य प्रकार की व्यापक असमानताएं हैं। पहला, शिक्षा के सब पक्षों एवं स्तरों पर बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान है। उसके बाद जो है उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों, अछूत जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान है। उपर्युक्त दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने निम्न 4 सुझाव दिए हैं। पहला, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, शिक्षा के खर्चों में कमी की जाए, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए और छात्रवृत्तियों की योजना हो। दूसरी तो इसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा के बारे में हम लोग अब डीपली पढ़ते हैं इसके बारे में, जो ये 4 सुझाव दिए गए हैं इसके अंतर्गत। तो चलिए, निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए हैं। पहला है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत या उससे पूर्व निम्न माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत से 10 वर्ष की अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा का योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क किया जाए। तो ये बातें निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसके बाद शिक्षा में के व्यय में कमी किया जाए। रिड्यूक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के खर्चों में निम्न प्रकार की कमी की जाए। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाए। माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पुस्तक गृहों, बुक बैंक की व्यवस्था की जाए, जहां से छात्रों को पाठ्य पुस्तकें दी जाए। उसके बाद छात्रों के प्रयोग हेतु माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त संख्या में हो। योग्य छात्रों को पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तीसरी बातें जो कही गई थी, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, प्रोविज़न फॉर स्कॉलरशिप्स, छात्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की जाए। पहला, तो निम्न प्राथमिक स्तर के उपरांत शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को संगठित किया जाए। छात्र की शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने पर इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए कि कोई निर्धन पर योग्य विद्यार्थी छात्रवृत्ति न मिल सकने के कारण अपनी भावी शिक्षा से वंचित न रह जाए। छात्रावासों में रहकर कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के रूप में इतना धन दिया जाए जिससे शिक्षा से संबंधित संपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए। अपने घरों पर रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए केवल इतनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिसमें अधिकांश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए। चौथी बातें जो कही गई थी, छात्रवृत्तियों की योजनाएं, स्कीम्स ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में, तो इसके बारे में छात्रवृत्तियों की निम्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाए। तो सर्वप्रथम जो था वो है राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियों, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की योजना प्रारंभ की जाए। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था इस प्रकार हो विद्यालय स्तर पर 30% को, कॉलेज स्तर पर 50% को और जो है ऋण छात्रवृत्तियों, लॉन स्कॉलरशिप्स की योजनाओं को कुछ सीमा तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों के लिए क्रियान्वित किया जाए। असाधारण प्रतिभा के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। कुछ छात्रों, विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी के छात्रों को ऋण छात्रवृत्तियां दी जाए जो वे आगे चलकर अपने वेतन में कटौती द्वारा लौटाए। माध्यमिक स्तर की छात्रवृत्तियों का वित्तीय भार राज्य सरकारों पर हो और उच्च स्तर के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का वित्तीय भार केंद्र सरकार पर हो। तो ये सारी बातें जो हैं असमानताओं को दूर करने के लिए, जो व्यापक असमानताएं शिक्षा के क्षेत्र में है, इसको दूर करने के लिए आयोग ने निम्न 4 सुझाव दिए थे।
इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे है विद्यालय शिक्षा का विस्तार। जो विद्यालय शिक्षा है इसका किस प्रकार से विस्तार किया जाए, एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। आयोग ने विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अंगों के विस्तार के विषय में अपने सुझाव निम्न प्रकार दिए हैं। सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए जो बातें कही गई है। उसके बाद फिर कहा गया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए जो निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य स्तर पर केंद्र की स्थापना की जाए। व्यक्तिगत प्रबंधों को उदार आर्थिक सहायता देकर पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करने हेतु प्रेरित किया जाए। उसके बाद कहा गया पूर्व प्राथमिक शिक्षा में परीक्षण कार्याद एक्सपेरिमेंटेशन को प्रोत्साहित किया जाए ताकि इस शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके। आगे कहा गया है पूर्व प्राथमिक शिशुओं के खेल केंद्रों सेंसरल एजुकेशन को प्राथमिक विद्यालयों से संबद्ध किया जाए। तो ये सारी बातें जो है विद्यालय शिक्षा के विस्तार के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किस प्रकार हो एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए जो सुझाव दी गई है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा ही की व्यवस्था हो। इसके बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षा का किस प्रकार विस्तार किया जाना चाहिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आयोग के प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु सुझाव निम्न प्रकार हैं। पहला, सन 1900 जो सर्वप्रथम 1975-76 तक देश के सब बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो। सन 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा का योजना पूर्ण की जाए। अपव्यय व अवरोधन वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जो बालक कक्षा 7 पास करने के समय 14 वर्ष के ना हो और अपनी सामान्य शिक्षा के क्रम को जारी रखने के इच्छुक ना हो उनको इस आयु तक उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जाए कि लोअर प्राइमरी स्कूल सभी बालकों से घर से क्रमशः 1 और 3 मील से अधिक दूर ना हो। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जाए। मंद बुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाए। तो ये सारी बातें जो है प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के अंतर्गत सुझाए गए थे। अब जो है माध्यमिक शिक्षा का, तो इसमें प्राथमिक स्तर में जो कहा गया था कि 1975-76 तक देश के जो 5 वर्ष की बच्चे हैं उसे उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो उसके लिए। फिर 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा का योजना पूर्ण किया जाए। उसके बाद अपव्यय व अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने का प्रयास किया जाए। तो ये सारी बातें सुझाई गई थी। अब माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। धनाभाव के कारण कुछ अंशों तक माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना संभव नहीं है, अतः माध्यमिक शिक्षा का विस्तार निम्न उपायों एवं सिद्धांतों के दृष्टिगत किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाए। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण वोकेशनलाइजेशन इस प्रकार किया जाए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% छात्रों को एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके। माध्यमिक स्तर के माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता स्थापित की जाए। माध्यमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन को रोकने के उपाय किए जाएं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न करते हैं, इसको हल करते हैं। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ?
इसका गठन जो है 1964 में हुआ है, 2 अक्टूबर 1964 को, जो डॉक्टर DC कोठारी के द्वारा किया गया था। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में जो है कुल 17 सदस्य थे। भारत में पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश कब हुआ? 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना का जो है आरंभ हुआ है। उसके बाद 4th नंबर पर कहा गया है कि अध्यापक शिक्षा के 2 दोष लिखिए। तो अध्यापक शिक्षा के 2 दोष यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अध्यापक शिक्षा के जो 2 प्रमुख दोषों के बारे में शिक्षा आयोग ने बताया था, उसके बारे में हम यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं। सर्वप्रथम, प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न या साधारण कोटि का है और प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य अध्यापक नहीं हैं। तो ये 2 जो मुख्य हैं, कार्य और दोष दे सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन ने मंदबुद्धि बालकों के लिए क्या सुझाव दिया है? इसका आंसर देख लेते हैं। 5 नंबर, मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाए, ये कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया था। चलिए एक बार देख भी लेते हैं। इसमें अभी मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने जो है वो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जो अलग से शिक्षा खोलने की बातें, शिक्षा संस्थान खोलने की बातें कही गई थी। यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा है अभी। कोठारी कमीशन ने मंदबुद्धि बालकों के लिए क्या सुझाव दिए थे? इन्होंने यही सुझाव दिया था कि जो है मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाए, यानी विशिष्ट शिक्षा संस्थान की व्यवस्था की जाए। अब हम लोग सारांश पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने ये सारे प्रश्नों के उत्तर कर लिए। अब सारांश पढ़ते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी, तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पहले इसे कोठारी कमीशन कहा जाता था, अब इसे है अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है, की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग ने इस बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए 2 विधियों का अनुसरण किया। पहली निरीक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली विधि। निरीक्षण एवं साक्षात्कार विधि, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड। निरीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए आयोग ने कार्यकारी दल, वर्किंग ग्रुप्स बनाए। इन दलों ने देश के विभिन्न प्रांतों का दौरा किया, उनके अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को देखा और उनके छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों से साक्षात्कार किया। अनेक शिक्षाविदों से भेंट कर उनसे विचार विमर्श किया और मुख्य तथ्यों को लेखबद्ध किया। शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षिक अवसरों की समानता, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और कुछ समस्याओं का विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के संदर्भ में किया। तो ये सारी बातें जो है कोठारी कमीशन के अंतर्गत थी, जो 14 जुलाई और 1964 को लागू किया गया था डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा। तो डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में ही ये सब हुई थी। अब शब्दावली दी गई है, शिक्षा और आधुनिकीकरण। आयोग ने भारत में आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिकी सहायता व शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार करने, शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने तथा शिक्षा के द्वारा उचित मूल्यों और दृष्टिकोण का विकास होने की बात कही।
यानी जो है शिक्षा मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत होना चाहिए, ये बातें कही गई। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। सॉरी, यहाँ 14 जुलाई 1978 दिया गया है। कोठारी कमीशन का गठन जो था 14 जुलाई 1978 होगा, 64 नहीं होगा। 64 में तो इनकी अध्यक्षता की गई थी, बाद में 1978 में इसे लागू किया गया। अब हम लोग निबंधनात्मक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है, कोठारी आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो कारण व प्रयोजन था, तो सर्वप्रथम जो कारण था इस आयोग का गठन करने का, उसको हम लोग लिखेंगे। फिर क्या क्या प्रयोजन था इसके अंतर्गत, उसको हम लोग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसका वर्णन हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कारण व प्रयोजन, तो यही कारण था यहाँ से शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में अनुसंधान को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की शिक्षा की स्थापना करना, शिक्षा में गुणात्मक विकास करना और जो है शिक्षा स्तरों का विकास करना। तो ये सारे पॉइंट जो थे कारण और प्रयोजन के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें जो जो मुख्य सुझाव दिए गए थे शिक्षक के बारे में, शिक्षा के बारे में, विद्यालय के बारे में, वो सारी बातें हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव लिख सकते हैं। यहाँ पे मुख्य सुझाव की बातें कही गई है, सारे सुझावों की बातें नहीं कही गई है। तो जो मुख्य सुझाव थे उसके बारे में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जो मुख्य सुझाव दिए गए थे, जैसे यहाँ से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव, सजेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, तो मुख्य सुझाव दिए गए थे। ये सारी बातें हम यहाँ से लिख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का समग्र रूप से अध्ययन किया और उसके संबंध में अपने सुझाव दिए। आयोग की मूल अवधारणा है कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। इन्होंने कहा कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है और इसके संबंध में दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि भविष्य इसमें शिक्षा की कुछ समस्याओं का विवेचन तो समग्र रूप से किया गया है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की स्थिति। तो यहाँ से हम लोग मुख्य सुझाव लिख सकते हैं। आगे कही गई है वित्त और प्रशासन नियोजन संबंधी सुझाव के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन संबंधी सुझाव से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। प्रशासन मतलब उसका प्रशासन किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में, उसके बाद फाइनेंस किस तरह से होना चाहिए उसको बताया गया है, फिर नियोजन किस प्रकार का किया जाना चाहिए इसके बारे में जो बातें कही गई है, जो सुझाव दिए गए हैं उसको हम लोग समझा सकते हैं। व्याख्या कीजिए। एवं अध्यापक शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग के सुझावों का हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुत प्रभाव पड़ा है। जो शिक्षक के संबंध में कहा गया है, शिक्षक अध्यापक शिक्षा के संबंध में एक बार देख लेते हैं क्या था यहाँ पे। हाँ, अध्यापक शिक्षा के संबंध में ही कहा गया है। तो अध्यापक शिक्षा के संबंध में जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कि ये सब होना चाहिए, यानी कि जो है संस्थान का उन्नति भी किया जाना चाहिए।